वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम के सीबीटी 1 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज। तो आप लोगों ने इस पूरी वीडियो सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहना है, तो आपके एग्जाम की प्रेपरेशन अच्छे से हो जाएगी। आपको सभी डीआरडीओ सेप्टेम के सीबीटी 1 की प्रेपरेशन की वीडियोस इसी चैनल पर मिलने वाली हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सीबीटी 1 में आपको जो है वो एग्जाम में जो यहाँ पर जर्नल एप्टीट्यूड, जर्नल साइंस, जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये 5 सेक्शंस आने वाले हैं और इन्हीं पर बेस्ड मैं आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ। तो आज ये हमारी है सबसे पहली मॉक टेस्ट की वीडियो। तो इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। जो भी आंसर आप लोगों को आते होंगे वो आप लोगों ने साथ में ही नीचे कमेंट्स में बताते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है टेम्परेचर ऑफ ए डिस्टेंट ल्यूमिनस बॉडीज कैन बी डिटरमिन्ड बाय। ठीक है, जो बहुत ही दूर होती हैं बॉडीज जिनमें से के कोई रोशनी बाहर आ रही हो, ऐसी बॉडीज का टेम्परेचर कौन से इक्विपमेंट के साथ हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, उसकी फोटो आपके सामने है, ये आप लोगों को एक्स्ट्रा दी गई है, पेपर में तो नहीं आने वाली। ठीक है, ऐसा कुछ इक्विपमेंट होता है, इसका नाम क्या होता है आप लोगों ने अच्छे से याद रख लेना है। दिस इज कॉल्ड द पायरोमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पायरोमीटर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, जो बहुत ही दूर होंगे, डिस्टेंट ल्यूमिनस बॉडीज, उनका हम इसके साथ सोल्व कर सकते हैं टेम्परेचर। क्लियर है अभी? ठीक है, इसको बोलते हैं पायरोमीटर्स। तो ये होगी हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम। तो ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स सबसे पहले जनरल साइंस में से आएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सेकंड है एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रू। ठीक है, सन से जो अर्थ तक एनर्जी आती है वो कौन सी फॉर्म में आती है? कंडक्शन की फॉर्म में, कन्वेक्शन की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, या फिर मॉड्यूलेशन की फॉर्म में? अब देखिए, हम लोगों ने बहुत बार सुना होता है कि सन की रेज आती हैं। तो रेज आती हैं मतलब कि सन रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी यहाँ तक आती है। क्योंकि जब हम लोग यूनिवर्स में जाते हैं, अर्थ से बाहर चले जाते हैं, उसके बीच में कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो इसका मतलब वहां पर कंडक्शन कन्वेक्शन होना तो डिफिकल्ट है। तो इसलिए ओनली क्या बचता है? रेडिएशन बचती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला है। क्लियर है? ऐसी सिंपल सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आप लोगों को, इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। थर्ड इज द ट्रांसफर ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम द टॉप सोयल टू द सब सोयल थ्रू सोयल वाटर इज कॉल्ड। ठीक है, सोयल वाटर के जरिए टॉप सोयल से सब सोयल तक मिनरल्स जब जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये अगर आप लोगों ने सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास में आप लोगों ने अगर साइंस को अच्छे से रीड किया है, तो वहां पर आपको सोयल की प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में वहां पर बताया जाता है। तो उसमें से ये आप लोगों को एक इजी सी प्रॉब्लम पूछी गई है। दिस इज कॉल्ड दी लीचिंग। ठीक है, इन सोयल। तो सोयल में होती है ये लीचिंग। एक आप लोगों को यही सेम नाम से प्रॉपर्टी मिलती है इन दी एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल। तो वहां पर भी होती है एक लीचिंग, वो कुछ अलग है और ये वाली अलग लीचिंग है। ये है सोयल वाली लीचिंग। इसमें क्या होता है, ये जो है हमारी टॉप सोयल टू सब सोयल, इसमें एक्सचेंज करते हैं, मिनरल्स एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ डायग्राम्स के साथ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्लियर है अभी? ओके, तो आगे चलते हैं। हीट इज transmitted from higher temperature to lower temperature through the actual motion of the molecules। जब हीट हाई टेम्परेचर वाली बॉडी या किसी पार्ट से लो टेम्परेचर वाली जगह पर जाती है बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स, मतलब के मोलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर वाले मूव कर जाते हैं लो टेम्परेचर वाली जगह पर। ऐसा कौन सा इनमें से फिनोमिना है? अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इसके बारे में कुछ पता है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए साथ साथ में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है बताइए। ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी यहाँ पर कन्वेक्शन। ठीक है, तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। जैसे आपके पास हॉट वाटर है एंड दी कोल्ड वाटर है, तो क्या होगा कि हॉट वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वही कोल्ड वाटर की ओर चले जाएंगे और वो दोनों जो पानी है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे एक्चुअल में ही मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। जैसे हॉट एयर होती है, कोल्ड एयर होती है, वो मतलब मूव करती रहती है, ऐसे ही इसमें हो सकता है। ठीक है, क्लियर है अभी? तो इसके बाद है
पोलियो इज कोज्ड बाय, पोलियो इनमें से कौन सी चीज के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण या फिर प्रोटोजोआ के कारण? तो पोलियो होता है ड्यू टू दी वायरस, ठीक है। तो वायरस के कारण होता है पोलियो, के वायरस को पोलियो वायरस का ही नाम जनरली दिया जाता है। तो पोलियो जो है वो कोज किया जाता है बाय दी वायरस, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट और क्या निकलता है कि इससे आपको आइडिया होता है कि जो अलग अलग तरह की डिसीजेज होती हैं, वो कोई डिसीज किसी बैक्टीरिया के कारण होती है, कोई किसी वायरस के कारण होती है, वो सब कुछ आप लोगों ने जरूर याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आती है प्रॉब्लम, सिल्वर गेट्स करोडेड ड्यू टू, सिल्वर जो है वो करोड कर जाता है, क्यों होता है? मतलब सिल्वर का जो सरफेस होता है उसकी शाइन होली होली खराब हो जाती है, उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उसकी रिएक्शन होती है विद दी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, तो वो सिल्वर के साथ रिएक्ट कर कर सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जो कि ब्लैकिश कलर का बन जाता है। ऐसे हमारा सिल्वर है वो क्या हो जाता है? करोड कर जाता है। जैसे आयरन करता है ना करोड, उसको हम बोल देते हैं रस्टिंग। तो ऐसे ही सिमिलरली सिल्वर की भी हो सकती है करोजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है? कोबाल्ट इज नॉट रेडियो एक्टिव, ठीक है। आर्गन भी रेडियो एक्टिव नहीं है, क्रोमियम भी नहीं है, ओनली यूरेनियम इज द रेडियो एक्टिव। तो ये तो काफी ज्यादा इजी था, तो आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा, यूरेनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो इसके बाद है आगे, विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कंटेन एसिड, तो ये भी सबको जरूर पता होना चाहिए कि हमारे कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन में यहाँ पर एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज द स्टमक। तो हमारे स्टमक में यहाँ पर एसिड प्रेजेंट रहता है, क्लियर है, ये भी सिंपल था। तो आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रोंगेस्ट नेचुरल फाइबर, ठीक है। तो स्ट्रोंगेस्ट होनी चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए? नेचुरल फाइबर होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सी होती है? दैट इज दी सिल्क, ठीक है। तो सिल्क इज दी स्ट्रोंगेस्ट नेचुरल फाइबर, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, क्लियर है। इसके बाद है कि ओजोन सेव्स द बायोस्फीयर बाय अब्सॉर्बिंग हाई एनर्जी रेडिएशंस। तो जो ओजोन है हमारे एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में, वो सन की कौन सी रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेती है? दैट इज दी यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज को वो अपने आप में अब्सॉर्ब कर लेती है। तो ये सभी बेसिक्स हैं, ठीक है। तो बेसिक्स में आप लोगों को जरूर अपने स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। तो वहां पर यूवी रेज को वो अपने आप में यहाँ पर अब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इसके बाद है, इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमोस्फियर स्काई वुड अपीयर, अगर अर्थ में एटमोस्फियर ना हो तो स्काई का रंग कौन सा बनेगा? अब देखिए एटमोस्फियर होने के साथ क्या होता है कि जो सन की रेज होती हैं उनकी स्कैटरिंग हो जाती है, तो हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। जब सनराइज या फिर सनसेट होता है तो हमें उसका कलर रेडिश बन जाता है, ठीक है। तो जब दोपहर का टाइम होता है, ठीक है, सन बिल्कुल ऊपर होता है तो उसका क्या रंग बन जाता है? व्हाइट बन जाता है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो वो ब्लैक बन जाएगा, जैसे कि स्पेस में होता है ना, स्पेस पूरा ब्लैक कलर का होता है, ऐसे ही अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो यहाँ पर भी स्काई का रंग ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी इसलिए वो ब्लैक बन जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका जेल क्या चीज है? सिलिका जेल क्या होती है? सिलिका जेल इज एन ड्राइंग यहाँ पर एजेंट। तो ये क्या करती है? ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर आप लोग कोई प्लास्टिक वगैरह का कोई सामान खरीदते हैं, बैग खरीदते हैं, उसमें सिलिका जेल के पाउच ऐड किए होते हैं ताकि वहां पर वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर ले, सॉरी यहाँ पर एडजॉर्ब कर ले, यहाँ पर एडजॉर्प्शन होती है, ठीक है, एडजॉर्प्शन। तो इसके बाद है, बायो फर्टिलाइजर्स कन्वर्ट नाइट्रोजन टू, जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नाइट्रोजन से क्या बनाते हैं? तो वो उसको चेंज कर देते हैं इनटू दी अमोनिया। तो जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनमें बैक्टीरिया वगैरह होता है जो कि बाद में ऐड किया जाता है, तो वो वहां पर नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर देता है, क्लियर है। सिल्क वोम फीड्स ऑन, जो रेशम का कीड़ा होता है वो इनमें से कौन से लीव्स को खाता है? तो आपको यहाँ पर एक फोटो दिखाई गई है, ये वाले लीव्स को खाते हैं सिल्क वोम, इनका नाम आप लोगों ने बताना है। सो दीज आर कॉल्ड दी
मलबेरी लीव्स, ठीक है, जिसको हम आम भाषा में शहतूत बोल देते हैं। तो शहतूत के पत्तों को खाते हैं रेशम के कीड़े, सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3। अगर इसको हीट किया जाए तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर आप लोगों को क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसको हीट करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा में भी ऐड किया जाता है, ठीक है, इसको हीट करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। क्लियर है। इसके बाद है कि स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ठीक है। जो स्टार्स होते हैं वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, बट ऐसा प्लैनेट्स के केस में क्यों नहीं होता, क्योंकि स्टार्स जो हमारी अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए इतनी दूर से जब उनकी रेज आती हैं तो उनमें रिफ्रैक्शन होती रहती है। बट प्लैनेट्स हमारे पास हैं अर्थ के, इसलिए ऐसा होता है। तो इसका आंसर आपको फोर्थ मिल जाएगा, दे आर नियरर टू अर्थ, यानी कि प्लैनेट्स आर दी नियरर टू अर्थ, hence we receive a greater amount of the light, and therefore there are minor variations in intensity and these are not noticeable, ठीक है। तो पास होने के कारण रिफ्रैक्शन के साथ इंटेंसिटी में कुछ ज़्यादा नहीं चेंज हो पाता, इसलिए वो हमें ऐसे बिल्कुल नहीं अपीयर होते। स्टार्स काफ़ी दूर होते हैं जिसके कारण के रिफ्रैक्शन होकर जो उनकी इंटेंसिटी है वो बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। इतना क्लियर है अभी। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्स रेज। जो एक्सरे में रेज बरती जाती हैं, एक्स रेज, उनके बारे में इनमें से कौन सी बात रोंग है वो हमें बतानी है। दे हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ये तो सही है। कैन बी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, ये भी सही है। एक्स रेज कोई भी रेज हो उनकी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो सकती है। दे कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये भी सही है। तो कौन सी रोंग है, दे हैव द लो पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब कि वो किसी चीज के बीच में से पास हो सकती है, उनकी काफी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, इसलिए वो हमारी बॉडी के ऑर्गन के बीच में से ही पास होकर आगे चली जाती हैं, ठीक है। सिर्फ बोन्स उन्हें रोकती हैं, तो इसलिए ये आपकी रोंग होगी। तो यही हमारा आंसर रहेगा, पेनिट्रेटिंग पावर वाला। क्लियर है। तो इसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीड्स इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। जो इंडस्ट्री का वेस्ट बाहर निकलता है, ठीक है, उनको इनमें से कौन सी वीड की ऐसी फॉर्म है जो उसे कंट्रोल करने में यूज होती है, मतलब वो खुद ब खुद वहां पर मतलब हुई होती है और वो उसको कंट्रोल कर लेती है, उसके जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं उसको अपने में वहां पर अब्जॉर्ब करवा लेती है। सो दैट इज दी पार्थेनियम, ठीक है। तो ये है पार्थेनियम, इसका नाम आप लोगों ने याद रखना है। तो इसकी फोटो यहाँ पर आपको बनाई गई है। वैसे ये हमारे लिए हार्मफुल होती है, ठीक है, टॉक्सिक होती है, जहरीली हो सकती है, बट ये इंडस्ट्रियल में जो वाटर पोल्यूशन होता है उसमें से काफ़ी सारे जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं उनको अपने में यहाँ पर तो उनको अपने आप के ऊपर ये वहाँ पर अब्जॉर्ब करवा लेती है, इसीलिए ये इसमें यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्लज वाटर इज, ठीक है। तो स्लज वाटर क्या होता है, स्लज वाटर हम किसको नाम देते हैं, स्लज वाटर इज नोन एज द वेस्ट वाटर रिलीज्ड फ्रॉम द किचन, ठीक है। तो जो हमारे किचन में से वेस्ट वाटर बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज वाटर, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने नाम याद रखना है, ठीक है। काफी सिंपल सी चीज है बट यूनिक नाम होते हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद आता है द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन अमंग द फॉलोइंग। कार्बन की इनमें से सबसे प्योर फॉर्म कौन सी है, ये देखिए, ये एक हार्ड फॉर्म ऑफ कार्बन है जिसमें कि हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर कार्बन मिलता है। कोल की एक फॉर्म है, दैट इज द एंथ्रासाइट, ठीक है। तो एंथ्रासाइट जो फॉर्म होती है कोल की, उसमें हमें सबसे ज्यादा कार्बन का अमाउंट मिलता है। सो दैट इज इट्स मोस्ट प्योर फॉर्म, ठीक है। डैश गिव्स दी हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में एक तो आयरन तो होगा ही, तो आयरन के साथ उसमें क्या ऐड कर देते हैं, क्रोमियम एंड और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज ऐड करते हैं कार्बन। तो इसका क्या काम होता है, कार्बन उसे हार्डनेस देता है, ठीक है। तो
तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड एंड अदर सब्सटेंसेस को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? देखिए, आप लोगों ने जरूर सुना होगा प्लांट में ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक्साइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या है? फूड को प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करना। तो जो यहाँ पर एक्साइलम होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को जो है वो रूट से प्लांट्स के बाकी जो हिस्सों तक पहुंचाना। ठीक है, तो एक्साइलम का ये काम रहता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, दोनों सेम सेम हो जाते हैं। तो फ्लोएम का काम क्या है? फूड को प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। एक्साइलम का काम है रूट्स ने जो वाटर या फिर मिनरल्स वगैरह अब्जॉर्ब किए हैं उनको प्लांट्स के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? उसको तो हम हाई स्पीड पर रोटेट करवाते हैं। तो किसी चीज को हाई स्पीड पर रोटेट करवाकर उसमें जो इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सभी वहां से बाहर आ जाएं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, जैसे हम मिल्क में से क्रीम बाहर निकालते हैं, उसको हाई स्पीड पर रोटेट कर कर, वही सेम जो है प्रिंसिपल वो यूज किया जाता है वॉशिंग मशीन में। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। ये ब्लड वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, जब हमें ब्लड के बीच में से कुछ वहाँ पर कुछ यहाँ पर चेक करना हो तो उसमें भी इसे यूज किया जाता है। इसके बाद आता है विच लोब ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद हियरिंग। तो ह्यूमन ब्रेन का कौन सा लोब है जो एसोसिएट किया जाता है विद हियरिंग? तो हियरिंग के साथ एसोसिएट होता है दिस वन, दिस इज द टेम्पोरल लोब। ठीक है, तो ऐसे कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन के, उनमें से ये जो पार्ट है यही पार्ट जो है वो यहाँ पर हियरिंग के साथ एसोसिएट होता है। सो दिस इज द टेम्पोरल लोब। ठीक है, सिंपल है अभी। तो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इनमें से कौन सा साल्ट है जो वाटर में इनसोल्यूबल यानी कि डिसोल्व नहीं होता? ठीक है ना, घुलता नहीं है। दैट इज दी लेड सल्फेट, PbSO4 जो होता है, दिस इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो मोस्टली पोटाशियम एंड सोडियम के साल्ट तो वाटर में डिसोल्व हो ही जाते हैं, जिंक के भी ऑलमोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, मोस्टली। तो इसके साल्ट का इशू होता है, तो यही हमारा आंसर होगा लेड सल्फेट। तो ये पानी में इनसोल्यूबल रहता है। क्लियर है? इसके बाद है एक्टिवेटेड चारकोल। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, एक चारकोल होती है, ठीक है, ब्लैक कलर की, पाउडर फॉर्म में भी होती है और सॉलिड फॉर्म में भी होती है। तो एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज टू रिमूव द कलरिंग मैटर फ्रॉम द प्योर सब्सटेंसेस। ये क्या करती है कि ये किसी दूसरे सब्सटेंस में से किसी रंग को हटाने के लिए बरती जाती है। उसमें क्या यूज करती है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? तो एक्टिवेटेड चारकोल का मेन काम है, ये क्या करती है? एडजॉर्प्शन करवाती है। एडजॉर्प्शन क्या होती है कि ये अपने सरफेस के ऊपर दूसरी चीज को जोड़ लेती है। मान लीजिए ये इसका पूरे का पूरा सरफेस है, तो ये किसी दूसरी चीज को अपने ऊपर यहाँ पर अटैच करवा लेगी, ठीक है, पूरे सरफेस पर। तो ऐसे वो उसको उसको बाद में अपने साथ जोड़कर वहां से रिमूव कर लेती है। सो दिस इज आंसर इज द एडजॉर्प्शन। तो एक्टिवेटेड चारकोल हमेशा एडजॉर्प्शन करती है, इसको बहुत सारी रिएक्शंस में यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है अभी? तो इसके बाद है कि चेरनोबाइल डिजास्टर। ठीक है, चेरनोबाइल डिजास्टर जो है, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आई थिंक यही होगी, चेरनोबाइल डिजास्टर जो है, दिस रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन बाय। तो ये आप लोगों ने शायद अभी अभी सुना होगा। तो चेरनोबाइल जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन में है। इसके आसपास अभी रशिया और यूक्रेन में जो है वो वहां पर युद्ध हो रहा है, तो वो मतलब ये भी वहां पर एक खतरे में है, ठीक है, इस वक्त। तो ये जो चेरनोबाइल डिजास्टर है, इसमें फिर क्या होगा? रेडियो एक्टिव वेस्ट का ये एक डिजास्टर था, जो कि आई थिंक 1986 या फिर 84 में हुआ था, 86 और 84 में हुआ था शायद, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रेडियो एक्टिव वेस्ट का यूरोपियन देशों में सबसे बड़ा डिजास्टर था उस वक्त, या फिर आज के टाइम तक भी। ठीक है, तो ये वहां पर एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, यूक्रेन में है इस वक्त। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Which of the following caused radioactive pollution along the coast of the Kerala?
केरला की कोस्ट के आसपास इनमें से किस चीज ने रेडियो एक्टिव पोल्यूशन किया है? तो अगर आपको रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के नाम याद हैं तो आप इजीली ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक इससे पहले आया था, यूरेनियम आया था ना, ठीक है? तो ऐसे इसमें कौन सा है? इसमें है थोरियम। तो थोरियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है? तो ये वहां पर करेगा। जिंक तो कभी हो ही नहीं सकता, जिंक तो एक सिंपल है, मैं, ठीक है? तो वो तो रेडियो एक्टिव होता ही नहीं, तो थोरियम इसका आंसर आने वाला है। क्लियर है अभी? इसके बाद है, इन मैमल्स एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एक्सक्रीशन इज प्लेड बाय। एक्सक्रीशन मतलब के जो एक्स्ट्रा होते हैं प्रोडक्ट, उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना, ये कौन मेन काम करता है? दैट आर दी किडनीज, ठीक है? जैसे हमारे अंदर भी ब्लड में से जो जो फालतू चीजें होती हैं उसको बाहर निकाल लेती हैं किडनी, और ब्लड को साफ कर देती हैं। ऐसा ही सिमिलरली जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें ऐसा ही होता है, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज दी किडनीज। क्लियर है अभी? तो ये था हमारे मॉक टेस्ट का जनरल साइंस का पार्ट, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इसको सुना है, ठीक है? अभी यहाँ तक हो गया सभी को क्लियर? तो इसी के साथ हम आगे अब शुरू करने वाले हैं जनरल जो अवेयरनेस का पार्ट होगा, ठीक है? तो हमने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 50 मार्क्स में जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस को डिवाइड कर दिया है। तो बाकी का पोर्शन की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो ये सभी जो है ऐसे ही आपको मॉक टेस्ट और मिलते जाएंगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस आपको थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको सुनना है एक बार, ठीक है? तो अब हम ऐसे ही शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यूज। तो उसको भी आप लोगों ने ध्यान से आप लोग यहाँ पर सुनना है। Which of the following institutions was not founded by Mahatma Gandhi? महात्मा गांधी ने इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन फाउंड नहीं की है? साबरमती आश्रम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो महात्मा गांधी का ही है। कहाँ पर है ये? अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद। नेक्स्ट इज सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम ये भी महात्मा गांधी जी का ही है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम। फ्योनिक्स आश्रम ये भी महात्मा गांधी जी का ही है, और ये कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। जब वो साउथ अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी तब का है ये। और ये वाला थर्ड विश्व भारती, ये इस्टेब्लिश नहीं किया महात्मा गांधी जी ने, ये नहीं बनाया। ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही आता है। तो आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आप ध्यान में रख सकते हैं ये स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिलेटेड है आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसके अंडर, आर्टिकल 21 के अंडर आता है राइट टू प्राइवेसी। तो आर्टिकल 21 इसका आंसर है। आर्टिकल 18 जो है वो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मींस अपने को कोई टाइटल्स नहीं हम दे सकते, तो ये आर्टिकल 18 है। तो ये राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर दी आर्टिकल 21। तो आपको ध्यान में रखना है, राइट टू स्पीच अगर पूछ लेता, राइट टू स्पीच वो आर्टिकल 19 आता, राइट टू प्राइवेसी तो ये आर्टिकल 21 आएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन पूछ ले तो आर्टिकल 21A। और आर्टिकल 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट था, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड आर्टिकल नंबर 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट एंड बर्थ प्लेस। विच इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री ड्यूरिंग पीस टाइम। पीस टाइम में कौन सा हाईएस्ट अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड है? वो होता है अशोक चक्र। दैट इज सी इज इट्स राइट आंसर, अशोक चक्र। नेक्स्ट, सी के नायडू। सी के नायडू हमारे क्रिकेट के प्लेयर थे, बहुत पुराने प्लेयर थे। ये टेस्ट टीम जो इंडिया की थी उसके फर्स्ट कैप्टन थे। इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट्स। क्रिकेट के साथ ही रिलेटेड होगा, ये अंडरस्टूड ही है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट इज which country is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and Gulf of Mannar। पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार जो सेपरेट करती है नैरो चैनल से इंडिया को, किस कंट्री से करती है?
तो ये तो आपने देखा ही होगा कि पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट करती है हमें श्रीलंका से, बिकॉज हमारी पाकिस्तान से भी डायरेक्ट बाउंड्री है, म्यांमार से भी डायरेक्ट है, बांग्लादेश से भी डायरेक्ट है। तो राइट आंसर इज श्रीलंका। सी इज इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट इज इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री। तो किसकी, इंडिया की किस कंट्री के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री है? आप चाइना से कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश से इंडिया की सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच करती है, बिकॉज वहाँ पर अगर आप मैप में देखेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे कॉर्नर्स क्रिएट हुए होंगे, तो बांग्लादेश से हमारी जो बाउंड्री है वो मैक्सिमम टच करती है। अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय। सभी इंडिया लेवल की सर्विसेज की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। संगपो इज द अदर नेम इन तिब्बत फॉर। संगपो एक नदी का नाम रखा हुआ है तिब्बत वालों ने, वो किस नदी को संगपो कहते हैं? तो वो है हमारी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। Next is, which country is separated for India by a narrow channel of sea formed by Pak Strait and Gulf of Mannar? ये repeat हो गया, sorry. बिरजू महाराज is a well known exponent of। बिरजू महाराज किससे रिलेटेड हैं? बिरजू महाराज कथक डांस से रिलेटेड हैं, कथक। तो इसका राइट आंसर है कथक, बी ऑप्शन। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ में नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट इज Comptroller and Auditor General of India submits his report to the Counts of Union to the, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है CAG, हमारा जो रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करते हैं? यूनियन टू दी प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर है सी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पर मीट करती हैं? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जो है हमारे साउथ में, वो किस पॉइंट पे मीट करती हैं? दैट इज द नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स जो है साउथ में, वहां पर जो ये दोनों घाट्स हैं वो मिलती हैं। सो राइट आंसर इज नेक्स्ट, Who was the founder of सतवाहना एम्पायर? सतवाहना एम्पायर के फाउंडर कौन थे? सिमुका, सिमुका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे कौन से फॉरेन ट्रैवलर इंडिया में आए थे? तो इसका सही आंसर है मानुकी, मानुकी है इसका आंसर सही। इब्न बतूता पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ से इंडिया में आए थे? तो ये आए थे मोरक्को से, मोरक्को से। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो मानुकी इज इट्स राइट। इन ए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में इनमें से कौन सा सही है? लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द जुडिशरी, ये गलत है। लेजिस्लेचर जो विधान होते हैं, विधानसभा होती है, वो मीन्स जो विधानसभा होती है वो जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये सही है। एग्जीक्यूटिव होते हैं कार्यकारी और लेजिस्लेचर होते हैं जो विधान पालिका होती है हमारी, मीन्स जो हमारे चुने हुए मेंबर्स होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव हैं वो लेजिस्लेचर से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, ये भी गलत है। जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये भी गलत है। तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सो सही आंसर इज बी। Book entitled Playing It My Way has been authored by। Book entitled Playing It My Way has been authored by सचिन तेंदुलकर। ये किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर ने। चालुक्य टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स एट दिलवारा आर सिचुएटेड इन। दिलवारा में जो टेम्पल्स हैं, जैन टेम्पल्स, वो कहाँ, कौन सी स्टेट में सिचुएटेड हैं? तो ये दिलवारा टेम्पल्स तो फेमस हैं राजस्थान के, तो ये इसका सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट,
सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज सेटअप एट, जो सार्क का सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर सेटअप है, दैट इज इन दी नेपाल, नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है, काठमांडू। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज की आउटर मोस्ट रेंज को क्या कहते हैं, दैट इज शिवालिक्स, शिवालिक्स कहते हैं। तो सही आंसर इज बी, शिवालिक्स। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया मीन्स जो नीचे वाला इंडिया का पोर्शन है, जो मतलब जिसके अराउंड वो, मतलब जो इंडिया की बाउंड्री समुंदर के साथ लगती है, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। उसमें सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया की? तो इंडिया का थोड़ा सा मैप पहले हम देख लें, पेनिनसुलर कौन से हिस्से को बोलते हैं, जो निचला हिस्सा है ना इंडिया का, उसे पेनिनसुलर हिस्सा बोलते हैं, ये वाला हिस्सा। ये नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाले हिस्से में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। तो गोदावरी जो है वो नीचे वाले हिस्से में सबसे लंबी नदी है। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन फॉर बेस्ट राइटिंग्स इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस, कौन कौन सी, कितनी इंडियन लैंग्वेजेस में साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं बेस्ट राइटिंग्स के लिए? तो वो है 24 लैंग्वेजेस के लिए, 24 लैंग्वेजेस के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। तो इसका आंसर है डी। तो ये थे हमारे फर्स्ट जो आपका मॉक टेस्ट था। मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जनरल अवेयरनेस के। तो इसमें अभी हमने करंट अफेयर्स नहीं डाले हुए, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे और भी मॉक टेस्ट हम आपको देंगे। तो डीआरडीओ सेप्टम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।